तो लास्ट क्लास में हमने रूल्स देखा था, राइट? नेमिंग का रूल देखे थे कि नहीं, सॉरी, फॉर्मूला का रूल देखे थे ना, कि फॉर्मूला या नाम कैसे लिखना है, नहीं, फॉर्मूला कैसे लिखना है। ठीक है, जिसमें अपन पहले कैटायन लिखेंगे, बाद में एनायन, भले कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायन या एनायन क्यों ना हो, द फर्स्ट विल बी कैटायन। उसके बाद हमने क्या लिखा था? नहीं तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखे थे क्या? हाँ, क्या क्या पॉइंट्स है वही तो पूछ रहा हूँ। अल्फाबेटिकली जितने भी लाइगेंड्स हम लिखने वाले हैं उनके अल्फाबेटिकल नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे वाटर के लिए एक्वा है, लिखा था अपन ने, H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए अमाइन, तो अमाइन विल कम फर्स्ट, एक्वा विल कम लेटर, है ना। तो ऐसा हमने देखा था कि इसको अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखेंगे। और पैरेंथेसिस का कुछ रूल लिखे थे क्या, ब्रैकेट वाला, कि जितने भी पॉली एटॉमिक लाइगेंड होंगे दैट विल बी एनक्लोज्ड अंडर द ब्रैकेट, भले वो सिंगल ही क्यों ना हो, बट दैट विल बी एनक्लोज अंडर द ब्रैकेट। ओके, ठीक है, चलिए नाम नेमिंग वाला रूल लिखते हैं। पहला रूल लिखे थे क्या कुछ? ओके, फर्स्ट रूल लिखेंगे। अब जैसे फॉर्मूले में भी कैटायन पहले लिख रहे हैं, एनायन बाद में, नाम में भी कैटायन पहले एनायन बाद में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव आयन, द पॉजिटिव आयन is named first, is named first followed by negative ion या anion. The positive ion यानी कि cation is named first followed by the negative ion यानी कि anion. ठीक है, full stop. The name is started, the name is started, the name is started with a small letter, with a small letter. The name is started with a small letter and the complex part is written, and the complex part is written as one word, as one word. एक को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते थे और दूसरे का नाम क्या होता था? काउंटर आयन, है ना। एक कॉम्प्लेक्स आयन और ब्रैकेट के बाहर वाला क्या कहलाता था? काउंटर आयन। दोनों को अलग अलग लिखना है, मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस होगा, बट व्हेन यू आर राइटिंग द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट तब वो एक वन वर्ड होगा। वन वर्ड है कहने का मतलब बीच में स्पेसेस नहीं है, एंड द नेम शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, different types of ligands, different types of ligands are named differently, are named differently. Different type of ligands are named differently as follows, as follows. तो इस रूल में अपन लाइगेंड्स के नाम देखते हैं, किसका क्या नाम होगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल तो हमने पीछे देखा, एक्वा फॉर वाटर, है ना, अमाइन फॉर NH3। तो कुछ और लिखते हैं यहाँ पे as follows. इसमें ABCD करके रूल लिखना। फर्स्ट लिखो A, A, negative ligands, negative ligands ends in, ends in O, ends in O, उस O को ऐसे लिखेगा ends in O। जैसे क्लोराइड हो जाएगा क्लोरो, है ना, साइनाइड हो जाएगा साइनो। ठीक है, ends in O। एग्जांपल लिख भी लो, CN नेगेटिव को हम साइनो बोलेंगे, CYANO, then Cl negative chloro, then again Br negative will be bromo। ठीक है, फ्लोरो भी हो जाएगा, है ना, फ्लोरो आयोडो, है ना। एक और लिखेंगे NO2 1 नेगेटिव, इसको लिखेंगे नाइट्रो। फिर एक OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, O2 नेगेटिव, ये ऑक्साइड होता है ना,
तो ये हो जाएगा ऑक्सो, और एक और लिखना H नेगेटिव हाइड्रिडो, हाइड्राइड होता है ये, तो हाइड्रिडो। कुछ बुक्स में क्लोराइड को भी क्लोरिडो लिखता है, क्लोरो क्लोरिडो दोनों सही है, ठीक है। जैसे ये हाइड्राइड को हाइड्रिडो लिखा ना, वैसे क्लोराइड को क्लोरिडो भी लिखा है कुछ बुक्स में, तो चलेगा दोनों नाम। क्लोरो यूज करना पड़ता है ना, एनसीईआरटी में क्लोरो यूज किया है। ओके, नेक्स्ट लाइन में, इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लाइगेंड, इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लाइगेंड, नहीं उसी का पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लाइगेंड एंड्स इन, देखो जनरली लाइगेंड्स आर नेगेटिव आयंस या दे आर न्यूट्रल, मतलब यही दो टाइप के जनरली होते हैं लाइगेंड्स। इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लाइगेंड्स ends in ide, comma ite और ate, ide, ite और ate, comma the last e, सब में लास्ट में ई आ रहा है ना, आइड, आइट और एट, जैसे कि सल्फेट है ना, नाइट्राइट, तो द लास्ट ई is replaced by is replaced by o giving हाँ, और कितना वाला होता है, अरे माइनस नहीं है वो, हाइफन है, मतलब उसकी जगह ये लेने वाला है, मतलब कहने का मतलब इसके आगे कुछ और आएगा, इसलिए यहाँ पे डैश लगाते हैं, किसी के बाद ऐसे डैश लगाए मतलब इसके बाद कुछ आने वाला है, ये पहले लगेगा इसके बाद कुछ और आएगा, ये बाद में लगेगा इसके पहले कुछ और आएगा, ये होता है, वो माइनस नहीं है भाई, कैसे कर रहे हो, और कितने लोगों को माइनस लग रहा था वो, हाँ, is replaced by O, giving आइडो, आइड से आइडो हो गया, आइड से आइटो हो जाएगा, और एट से एटो हो जाएगा। जैसे सल्फेट को हम सल्फेटो बोलेंगे, नाइट्रेट को नाइट्रेटो बोलेंगे, हाँ, ऑक्सलेट को ऑक्सलेटो, समझ रहे हैं, गिविंग आइडो, आइटो एंड एटो। एग्जांपल लिख लो, SO4 2 नेगेटिव होगा, सल्फेट, तो इसको लिखेंगे हम सल्फेटो, सल्फेटो, फिर C2O4 2 नेगेटिव लिख लेना, ये हमारा ऑक्सलेट है ना, वही COO, यही था ऑक्सलेट, हाँ, इसमें लिखेंगे ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, OXALATO है ना, ऑक्सलेटो, वही तो बता रहा हूं, ऑक्सलेटो, ठीक है। एक और लिखोगे NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, अमीडो, अमाइड होता है ये, अमाइड, तो अमीडो, फिर ONO नेगेटिव लिखना, ये एम्बिडेंट पढ़े थे ना अपन, एम्बिडेंट लाइगेंड्स, ये भी है एम्बिडेंट लाइगेंड, CN नेगेटिव भी एम्बिडेंट लाइगेंड है, क्या नाम लिख लो, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो, नाइट्राइट, नाइट्रिटो, नाइट्रेट भी लिख लो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, NITRATO, ठीक है। फिर एक HCN और देखे थे अपन, HCN, ये भी था उसी में, एम्बिडेंट वाले में, कि S से हो रहा है कि N से हो रहा है, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे HCN का, HCN1 नेगेटिव ना, इसका नाम लिखेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, THIO, फिर CYANATO, CYANATO, और फिर NCS नेगेटिव लिख लेना, अगर बॉन्डिंग N से हो रही है तो आइसो वर्ड आगे आ जाएगा बस, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसी में अब बी पॉइंट लिखेगा, रूल नंबर 2 में ही बी पॉइंट, लाइगेंड्स के नाम ही पढ़ रहे हैं अभी भी अपन, है ना, इसमें बी पॉइंट में लिखेंगे
Neutral ligands have no special ending. Neutral ligands have no special ending. जैसे अपन यहाँ पे ओ या आइडो आइटो एटो से एंड करा रहे हैं ना, वहां पे ऐसा नहीं है जो उनका नाम है, जैसे वाटर का तो एक्वा ही लिखेंगे, है ना, अमाइन लिखेंगे अमोनिया का। तो न्यूट्रल लाइगेंड्स हैव नो स्पेशल एंडिंग। एग्जांपल में लिखना NH3, इसका नाम लिख लेंगे अमाइन, AMMINE अमाइन। वाटर लिख लो, वाटर H2O, एक्वा एक्वा, CO कार्बोनिल, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NO is नाइट्रोसिल। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट, organic ligands are given their own names, are given their own names, are given their own names। जैसे कि CH3 है अगर, तो ये मिथिल ही होगा, इनके नाम में कोई चेंज नहीं है। लिखते चलो एग्जांपल में, मिथिल, CH3 मिथिल। C6H5 ये क्या हो जाएगा? फिनॉल नहीं है भाई, फिनिल। हाँ इथिल, फिनिल। अरे बेंजीन से आया ना, बेंजीन का एक एच हटा देंगे तो एरिल है ना, फिनिल। हाँ, CH3NH2, CH3NH2 इसका नाम लिखे ना मिथिल अमाइन, मिथिल अमाइन। ये हमारा चैप्टर है अमाइंस, है ना, उसमें अपन इसका नेमिंग पढ़ेंगे, मिथिल अमाइन। एक और लिखना C5H5N, इसका क्या नाम था, किसी को याद है क्या? ये कहीं यूज किया अपन? ये चलो हिंट देता हूँ कहाँ ये पढ़े अपन इसको, जब अपन थायोनिल क्लोराइड पढ़ रहे थे ना, हेलो एल्केन बनाए थे यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, तो ये अपन एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, पायरिडीन। हाँ लिख लो, पायरिडीन, इसका नाम है पायरिडीन। शॉर्ट फॉर्म में PY भी कहीं लिखा रहेगा तो ये पायरिडीन है ना, PY, क्योंकि अपन इतना बड़ा नाम अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे इथिलीन डाइअमाइन का याद है आपको नाम, EN लिखते थे अपन ब्रैकेट में, ऑक्सलेट के लिए OX लिखते थे। इन द सेम वे पायरिडीन अगर होगा, क्योंकि पायरिडीन में भी देखो N है, N के पास लोन पेयर है, तो दैट कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम, तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे अंदर ब्रैकेट में? पायरिडीन, PY। ठीक है, तो पायरिडीन ब्रैकेट में PY। ओके, एक अपना इथिलीन डायमाइन भी लिख लो, NH2 CH2 CH2 NH2 ना, ये आपका इथिलीन डायमाइन हो जाएगा, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? EN का नाम हो जाएगा इथिलीन डायमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, ओके नेक्स्ट डी पॉइंट इसी में, for ambident ligands, for ambident ligands it is essential to designate, it is essential to designate, it is essential to designate the point of attachment, the point of attachment, the point of attachment of a ligand, of a ligand by placing the symbol of the donor atom, by placing the
symbol of the donor atom by placing the symbol of the donor atom attached after the name, attached after the name, attached after the name of the groups, of the groups separated by hyphen, separated by hyphen. एग्जाम्पल लिखना है, जो इसका लिखे हैं इसका मीनिंग समझते हैं एग्जाम्पल से. इन दोनों का नाम लिखते हैं, एक लाइन में ये लिखना, सेकेंड लाइन में एक और एग्जाम्पल. नहीं, हाइफन लिखना है, HYPHEN. दोनों में देखिए काउंटर आयन वही है ना, अमोनियम. हाँ, तो पहला काउंटर आयन आएगा क्योंकि कैट आयन वही है, फॉलोड बाय द एन आयन. ठीक है, इन दोनों के नाम लिख रहा हूं. हाँ, दोनों का नाम लिखो. देखो दोनों में सेम लाइगेंड यूज किया ना हमने, वही बस एम्बिडेंट लाइगेंड है. इसमें एक में कनेक्शन एस से है, दूसरे से एन से. तो आपने देखो दोनों के लिए लाइगेंड का नाम सेम यूज किया है, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो. तो आप ऐसे दोनों का नाम सेम भी यूज कर सकते हो. आइसो नहीं लगाया ना हमने एन वाले में, आपको दिख रहा है. इस वाले में नीचे हमने एन से कनेक्शन किया है और ऊपर एस से कनेक्शन है. ऊपर थायोसाइनेटो है, नीचे भी थायोसाइनेटो है, पर डिफरेंस कहाँ है, उनके कनेक्शन पॉइंट पे. जो आपने भी रूल लिखा है उसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम एम्बिडेंट लाइगेंड यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, बट उसका कनेक्शन पॉइंट हमें हाइफन के बाद बताना पड़ेगा कि थायोसाइनेटो है पर कनेक्शन एस से है, थायोसाइनेटो बट कनेक्शन एन से. तो इसकी जगह आप आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हो. हाँ, फिर एन एन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपने आइसो लिख ही दिया ना. ठीक है, तो ये भी इस तरीका होता है लिखने का, इसलिए अपन इसको मेंशन कर रहे हैं. मतलब आपको ऐसा लगे एन क्यों आया, एन कहां से आया है, तो एन का मीनिंग क्या है कि द कनेक्शन इज विथ एन नॉट विथ एस. ठीक है. ऐसे ही NO2 और ONO का भी हो जाएगा. समझ रहे हैं क्या, दोनों का नाइट्रो लिखेंगे अपन, एक के बाद हाइफन लगा के एन लिख देंगे, दूसरे में हाइफन लगा के ओ लिख देंगे. मतलब अगर NO2 होगा तो क्या होगा नाम, नाइट्रो के बाद हाइफन लगा के एन, और अगर ONO होगा तो नाइट्रो के बाद हाइफन लगा के ओ. ऐसे. एक एग्जांपल में ये भी लिख लो दोनों का, बस पूरा नाम ना लिख करके सिर्फ इतना ही मेंशन कर लो, या फिर लिखोगे क्या, पूरा नाम लिख लेते. चलो रुको, ऐसी दो एग्जांपल और लिखता हूं मैं. लिखेंगे CO कोबाल्ट मेटल एटम है और लाइगेंड है NO2 का 6, ओवरऑल 3 नेगेटिव. और दूसरा है अगेन कोबाल्ट, ONO का 6, ओवरऑल 3 नेगेटिव. ठीक है.
इसके नाम लिखते हैं। देखो आपने इसमें नाम में नोटिस किया कि अपन ने कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे लिखा है। सामने तो अपन अमोनियम दोनों में लिखे हैं, बट देखो काउंट ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले लाइगेंड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लाइगेंड्स। और हेक्सा मतलब क्या है? 6 है, जैसे अपन उसमें लगाते थे ऑर्गेनिक में। तो ऐसे प्रीफिक्स लगाएंगे, अगर 2 होगा तो डाई लगाएंगे, 3 होगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 होगा तो टेट्रा लगाएंगे, 5 होगा तो पेंटा लगाएंगे, 6 होगा तो हेक्सा लगाएंगे। तो हेक्सा फॉलोड बाय द लाइगेंड नेम हेक्साथायोसाइनाइड। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेक्सा नाइट्रो। चालू तो यहाँ तो काउंटर आयन नहीं है ना, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ये कंपाउंड भी नहीं है। ये क्या है? सिर्फ आपको एन आयन दिए हुए हैं, राइट। उसका नाम कहां से चालू होगा? हेक्सा, क्योंकि 6 है और 6 क्या है? नाइट्रो है। नाइट्रो है, बट इसमें अटैचमेंट कहां से है? एन से है। समझ रहे हैं क्या? तो हेक्सा नाइट्रो एन, यहां भी नाम शुरुआत वहीं से होगी, हेक्सा नाइट्रो, बट कनेक्शन इज विथ ओ। समझ रहे हैं? तो हेक्सा नाइट्रो एन, हेक्सा नाइट्रो ओ, फॉलोड बाय नेम ऑफ द मेटल, है ना। तो नेम ऑफ द मेटल लिखेंगे कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, यहां भी सेम कोबाल्टेट। अब ये 8 क्यों आया, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कोबाल्टेट, ठीक है। और दोनों में मुझे कोबाल्ट का वो बताएंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो अपन देख चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बताइए मुझे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? 7। कैसे? +3 कैसे? इसका खुद का -6 है ना, NO2 -1 लिखे थे भी अपन पीछे, तो इसका खुद का -1 है, तो -6 x -6 इज इक्वल्स टू -3। करेक्ट? अरे हाँ या ना, ये तो अपन देख चुके हैं। तो ये +6 उधर जाएगा, तो +6 -3 विल बी +6। तो दोनों में क्या लिखेंगे अपन? ठीक है। और क्योंकि ये आयन्स है ना, तो आयन भी लिखना है लास्ट में। अगर ये कंपाउंड है तो फिर आयन लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर वो काउंटर आयन के थ्रू करते अपन पीछे ले जाकर के, वो भी अपन किए थे, जैसे K4 FeCN6 था ये, ऐसा कुछ। इसमें अगर आपको Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो हमने क्या किया था? एक स्टेप पीछे गए थे। हमने ये सोचा था कि ये जो 4 आया है K के बगल में, ये कहां से आया होगा? ये आया होगा इसके ऊपर से। और इसके बगल में जो 1 आया है, वो कहां से आया होगा? K के ऊपर से। तो एक स्टेप ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि K पॉजिटिव होता है और FeCN6 का ओवरऑल क्या हो जाता है? 4 नेगेटिव। पता चलेगा 4 नेगेटिव। इसको आप x ले लोगे, ये हो जाएगा आपका -6, क्योंकि साइनाइड -1 होता है। ऐसे 6 है तो -6 इज इक्वल्स टू -4। -6 उधर जाएगा तो +6, तो x का क्या हो जाएगा? +2। ये फेरस है, क्या है? 2 फेरस होता है ना, 3 फेरिक। ठीक है, ओके। क्लियर है ये एम्बिडेंट लाइगेंड वाला? ठीक है, तो ये आपके लाइगेंड्स के नाम हो गए ना। चलिए नेक्स्ट, थर्ड रूल। ये रूल नंबर 2 के अंदर ये सब पॉइंट्स है ना। चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, हाँ लिखेंगे। If there are several ligands of the same type, if there are several ligands of the same type, if there are several ligands of the same type, कोई बता सकता है क्या रूल लिख रहे हैं अपन? अगर एक टाइप के बहुत सारे लाइगेंड है तो क्या कर रहे थे अपन अभी? जैसे ONO 6 है, तो क्या किया हमने? हेक्सा लगाया, प्रीफिक्स लगाया ना। तो ये पॉइंट उसी के लिए है कि अगर आपका लाइगेंड एक से ज्यादा है, तो हम लाइगेंड के नाम के आगे क्या लगाएंगे? एक प्रीफिक्स। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, एंड सो ऑन, है ना। If there are several ligands of the same type, the prefixes like the prefixes like the prefixes like di, comma tri, comma tetra, comma penta and hexa, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही पढ़ना है अपन को, ठीक है। एंड हेक्सा are used to indicate डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अरे 2 3 4 5 6 hexa are used to indicate the number of ligands, are used to indicate the number of ligands। ठीक है, हाँ। मैं लिखवाऊंगा उसके लिए, जैसे अपन वहां पे आपको याद है ऑर्गेनिक में हम
बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सब लिखते थे जब कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे। मतलब नॉर्मल ब्रांचेस होती थी तो डाई मिथिल, डाई इथिल लिख देते थे, राइट। पर अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो उसके लिए अपन बिस या ट्रिस या टेट्राकिस ये वर्ड यूज करते थे, ठीक है। तो उसको मैं लिखवा दूंगा पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में अगले लाइन में लिखना, व्हेन द नेम ऑफ पॉलीडेंटेट लाइगेंड, वही पॉइंट आ गया आपका, व्हेन द नेम ऑफ पॉलीडेंटेट लाइगेंड, when a name of polydentate ligand includes a number, includes a number, includes a number, example इथिलीन डाइअमाइन। अब उसमें पहले से एक डाई लगा हुआ है ना, सुन रहे हैं क्या, पहले से एक उसके नाम में ही एक डाई लगा हुआ है, इथिलीन डाइअमाइन। देन कॉमा डाल के लिखेंगे, देन बिस कॉमा ट्रिस, BIS, बिस कॉमा ट्रिस कॉमा टेट्राकिस कॉमा पेंटाकिस, hexakis, etc. are used, and the name of the group, and the name of the group, and the name of the group is placed within the brackets, is placed within the brackets, is placed within the brackets without hyphen, is placed within the brackets without hyphen, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, all ligands are named in alphabetical order, all ligands are named in alphabetical order, in alphabetical order। थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड रूल है, ये भी देखना। वहां हम ऐसा बोलते थे ना कि ग्रुप के आगे जो प्रीफिक्स लग रहे हैं, डाई ट्राई, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब अगर मिथिल है और वो 3 है तो उसका नाम तो अपन ट्राई मिथिल लिखते हैं, आया ना, है ना। तो उसके टी को कंसिडर नहीं करना है, एम को ही कंसिडर करना है। मतलब हमको ग्रुप का नाम देखना है, उसके आगे का प्रीफिक्स तो चेंज हो सकता है ना बार बार। कहीं दो मिथिल है तो हम बाई मिथिल डाई मिथिल बोलेंगे, कहीं 4 है तो टेट्रा मिथिल बोल देंगे, तो ये तो बार बार चेंज हो सकता है, बट नाम तो वही रहेगा हमेशा। तो लाइगेंड्स के नाम में भी जो उसके आगे प्रीफिक्स लग रहा है ना, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन इट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमको सिर्फ नाम को देखना है, ठीक है। समझ गए पॉइंट। ऐसा यही सेम पॉइंट हमारे ऑर्गेनिक में भी था, ठीक। हाँ, तो क्या लिख रहे हैं, ऑल लाइगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, full stop, it will be followed by the name of metal atom, it will be followed by the name of metal atom, it will be followed by the name of metal atom, ठीक है। मतलब फॉर्मूला लिखते वक्त मेटल पहले आएगा, फॉलोड बाय लाइगेंड्स, फॉर्मूला लिखते वक्त। पर नाम लिखते वक्त लाइगेंड्स पहले आएंगे, मेटल एटम बाद में। आपने ऑब्जर्व किया है ना, हम नाम लिखते वक्त दोनों चीज आपके पीछे हमने लिखी भी है ना, कि हमने फॉर्मूला लिखते वक्त मेटल को पहले रखा, पर नाम लिखते वक्त मेटल सबसे लास्ट में, ठीक है, उल्टा है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ मेटल, द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ मेटल, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ मेटल, the ending of the name of metal depends upon the nature of complex ion, depends upon the
nature of complex ion. The ending of the name of the metal depends upon the nature of complex ion. इसमें ABC करके लिखेंगे. A. If the complex ion is a cation, if the complex ion is a cation or the coordination compound is non-ionic. If the complex ion is a cation or the coordination compound is non-ionic, comma, the name of the central metal ion, the name of the central metal ion, the name of the central metal ion is written as it is written as it is, followed by its oxidation state, followed by its oxidation state, followed by its oxidation state, indicated by Roman number in the parenthesis, या in the bracket भी लिख सकते हो, parenthesis, PARENTHESES, स्मॉल ब्रैकेट को हम parenthesis बोलते हैं. ठीक है. ओके, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको लिखना. ये ए वाले पॉइंट के अंदर एग्जांपल लिखेंगे. कॉपर, फिर ये 4 अमोनिया अमाइन है एंड काउंटर आयन इज सल्फेट. बी एग्जांपल है वैसे से. AgNH3 का ट्वाइस Cl, PtNH3 का ट्वाइस Cl4. चलिए इन दोनों के नाम लिखेंगे. पहले दो कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स एंटिटीज कैटायन एंड थर्ड वाले में नॉन आयनिक है. अपन ने यही देखा ना रूल, इफ द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज कैटायन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉन आयनिक, तो उस केस में मेटल एटम का नाम हम एज इट इज लिखते हैं. यानी यहाँ पे कॉपर ही होगा, यहाँ पे सिल्वर ही होगा, यहाँ पे प्लैटिनम ही होगा. ठीक है, इनके नाम लिखते हैं. चलो स्टार्ट करें. पहले कैटायन आएगा तो इसी को पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स एंटिटी को. तो नाम कैसे चालू होगा? द नेम स्टार्ट्स विद लाइगेंड्स, लास्ट में मेटल एटम, फॉलोड बाय द रोमन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एंड देन काउंटर आयन. चालू करें. तो कॉपर का के साथ 4 अमोनिया है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन. अब देखो टेट्रा का ए और अमाइन का भी ए, दोनों ए लिखेंगे. समझ रहे हैं क्या? एक ए को गायब नहीं करेंगे. टेट्रा अमाइन लिखेंगे स्मॉल टी ना, नॉट कैपिटल टी, स्मॉल टी. the name starts with small letter, है ना? ऐसा लिखा अपन ने. तो टेट्रा अमाइन लिख दिया सबने बिना स्पेस के. कॉपर, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज वन वर्ड. एम आई क्लियर? कोई स्पेस नहीं, कॉपर आ गया. चलिए बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का. देखो इसका भी 2 नेगेटिव. सल्फेट का हमको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, तो ये 2 पॉजिटिव रहा होगा, तब तो दोनों का 2 कैंसिल हो गया ना. और ना इसके यहाँ पे कुछ और नंबर है, ना सल्फेट के पास कोई और नंबर है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ना ही यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है. अगर ऐसा कुछ होता तो अपन इसको पीछे लेके जाते, है ना? तो दोनों का 2 है, मतलब इसका ओवरऑल पावर क्या होगा? पहले से 2. और अमाइन हमको पता है एक न्यूट्रल लाइगेंड है, तो पूरा का पूरा +2 किसका है? कॉपर का ही है. तो रोमन ब्रैकेट में रोमन लेटर, रोमन नंबर क्या लिखेंगे अपन? 2 इनसाइड द ब्रैकेट आफ्टर कॉपर. ये सब एक ही साथ आएगा. ठीक है, हो गया. ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी. फॉलोड बाय क्या है? सल्फेट है, तो एंड कर देंगे सल्फेट. सल्फेटो मत लिखना, समझ रहे हो क्या? अब आपको लगे ऐसा पीछे तो अपन ने लिखा है कि सल्फेट को सल्फेटो लिखना है. वो तब नहीं, वो तब अगर वो लाइगेंड है तो. ये लाइगेंड थोड़ी ना. सल्फेट इज नॉट अ लाइगेंड, राइट? सल्फेट तो काउंटर आयन है ना. तो लाइगेंड्स होता अगर सल्फेट,
तो हम सल्फेटो से एंड करते हैं, बट नाम क्या होगा हमारा? सल्फेट। और वहां पे स्पेस देना, समझ रहे हैं क्या? रोमन नंबर 2 के बाद एक स्पेस दे करके सल्फेट। क्लियर है? चलिए अगला ट्राई करिए, बनना चाहिए तो सिंपल है। कैसे चालू कर रहे हैं? डाईअमाइन सिल्वर, डाईअमाइन सिल्वर, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लगाना नहीं बोलेंगे ना। डाई अमाइन सिल्वर कितना आएगा? 1। हाँ मतलब 1। ठीक है, देखिए ये -1 था, ये +1 है, तभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा कहीं। ठीक है, और ये तो न्यूट्रल है, तो पूरा का पूरा +1 किसका है? एजी का। और फॉलोड बाय स्पेस दे करके क्लोराइड, नॉट क्लोरो। क्लोरो तो लाइगेंड होता तो लिखते हैं। ठीक है, चलो ये भी देख लो। अब यहाँ पे 2 लाइगेंड है अलग अलग। इट इज अ किस टाइप का है? किस टाइप का कंपाउंड है? किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये दूसरी बार पूछ रहा हूं मैं। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही होमोलिप्टिक थे, क्योंकि एक ही टाइप का लाइगेंड उनका सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था। बट यहाँ पे प्लैटिनम का सेकेंडरी वैलेंसी जो कि 6 है, 6 है, उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 अमाइन और 4 क्लोरो। चलो नाम अल्फाबेटिकली लिखना है ना। अमाइन कम्स फर्स्ट, क्लोरो कम्स नेक्स्ट। अमाइन का डाई नहीं देखना, अमाइन का डाई देख लोगे तो आप क्लोरो को पहले लिख दोगे, पर क्लोरो का भी तो टेट्रा है, क्लोरो में तो टेट्रा लगाओगे ना। चलो स्टार्ट करो नाम। डाईअमाइन टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा ना। कैसे बनाएगा? कैसे 4 आएगा बता? तो 4 तो बता, 4 कैसे आएगा? हाँ और हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा उधर जाएगा तो ओवरऑल 0 है ना, कुछ नहीं है चार्ज, मतलब वो नॉन आयनिक है ना, चार्ज 0 है। तो x + 0 - 4 = 0। तो x कितना आएगा? 4। तो प्लैटिनम के बाद रोमन नंबर 4। समझे क्या? लिखते वक्त अमाइन पहले, डाई अमाइन टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम 4। ठीक, चलो बी पॉइंट लिखना। बी पॉइंट ये तो हम तब लिखेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हो या नॉन आयनिक कंपाउंड है, तो हम मेटल का नाम एज इट इज लिखेंगे। पर आपने देखा ना पीछे एग्जांपल में हमने कोबाल्टेट लिखा, क्रोमेट लिखा, क्रोमियम तो नहीं लिखा, कोबाल्ट तो नहीं लिखा। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों ही एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स एंटिटी वाज एनायन। कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्या था? एनायन था। देखो आप इसका चार्ज मैंने क्या लिखा था? 3 नेगेटिव। इसका चार्ज क्या है? 3 नेगेटिव। तो जब भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन होगा, मेटल का नाम 8 से एंड करेंगे। मतलब प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनेट कर देंगे। सिल्वर के लिए अपन अर्जेंटेट लेते हैं, यानी कि उसका लैटिन नेम। ठीक है, चलो लिखना इसको। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, if the complex ion is an ion, if the complex ion is an ion, the name of the central metal atom, the name of the central metal atom, the name of the central metal atom is made to end in, is made to end in, is made to end in 8। हाइफन लगा के 8, क्योंकि ये भी किसी के बाद आने वाला है, इसके पहले कुछ आने वाला है। दिस हाइफन शोज दैट। ठीक है, इज मेड टू एंड इन 8। बाकी रोमन नंबर तो अभी भी लिखना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखना है। Na3Al F6 उसी पॉइंट का एग्जांपल है। बी पॉइंट का कैटायन का, जैसे अपन ने 3 एग्जांपल लिखा ना, वैसे इसका भी एक एग्जांपल लिखो। Na3Al F6, नाम बताओ मुझे इसका।
ट्राई करो, टेक योर टाइम। शुरू कैसे करेंगे नाम? सोडियम से। हेक्सा नहीं, कहां से हेक्सा? पहले कैटायन लिखते हैं ना भाई। सोडियम, नाम स्टार्ट होगा सोडियम से, ठीक है। इस पे हमारा काउंटर आयन आ गया। देखो इन तीनों नाम में हमने, इन दोनों नाम में हमने काउंटर आयन को बाद में क्यों लिखा था? क्योंकि काउंटर आयन वाज एन आयन, समझ रहे हैं क्या? इन दोनों में आपने एंड किया सल्फेट से, आपने एंड किया क्लोराइड से, क्योंकि काउंटर आयन वाज एन आयन। पहले लिखेंगे तो हमेशा कैटायन ना, यहाँ पे अब कैटायन आपका काउंटर आयन है, तो सोडियम। ठीक है, एक वर्ड हो गया। अब अगला कॉम्प्लेक्स एंटिटी एक वर्ड होगा। चलिए, अब आएगा हेक्सा। हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम नहीं, क्या लिखेंगे? इट इज मेड टू एंड एट इट, तो एल्यूमिनेट। सब एक ही वर्ड रहेगा, बीच में कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, कोई कैपिटल लेटर नहीं, ठीक है। हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। चलिए, रोमन नंबर। इनफैक्ट सोडियम का भी एस कैपिटल लिखना है ना, क्योंकि अपन ने लिखा ना कि नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। हाँ, चलिए, क्या आएगा ब्रैकेट में? 3 की 6, किसी ने 6 बोला। आप देखो, अब एक पीछे स्टेप पे जाना, तो ये 3 कहां से आया होगा? यहां से 3 नेगेटिव, और यहाँ 1 है, तो ये 1 यहां से आएगा। हमको पता भी है Na1 पॉजिटिव होता है, राइट। अब इसका ओवरऑल चार्ज 3 नेगेटिव है, तो x -6 इज इक्वल्स टू -3, करेक्ट। -6 कहां से आया? क्लोराइड, -1, 6 है तो -6। अब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो 8 से एंड हो रहा है, तो समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज एनायन। तो ये तरीका है पहचानने का कि हम मेटल एटम को पहले देखें कि उसका नाम क्या है। अगर नाम एज इट इज है, मतलब कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज द कैटायन, ठीक है। और अगर नाम एंड हो रहा है 8 से, देन द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज एनायन, ठीक है। ओके, लास्ट सी पॉइंट लिखना है इसमें। व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन एसिड, सी पॉइंट, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन एसिड, when the complex is an acid, एसिड होगा मतलब कि ऑब्वियसली उसके पास H पॉजिटिव होगा कैटायन, यानी कि अभी भी हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन ही है। अब समझ, जैसे कि HCl एसिड होता था ना हमारा, कोई भी एसिड होगा उसको H पॉजिटिव लिबरेट करेगा ना। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एसिड है, इसका मतलब तो यही होगी काउंटर आयन H पॉजिटिव है, तभी तो वो स्प्लिट होकर के डिसोसिएट होगा ना H पॉजिटिव में। हमें तो पता है कि कॉम्प्लेक्स आयन और अंदर फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, लाइक डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट हो जाता है ना कंप्लीटली डिसोसिएट, ये नहीं होगा। एसिड है, इसका मतलब डेफिनेटली काउंटर आयन तो H ही होगा, तभी वो लिबरेट होगा H पॉजिटिव बनके, और आप उसको एसिड बोलोगे, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे? when the complex is an acid, that is the cation is H positive, that is the cation is H positive, cation is H positive, comma, the name of the metal is made to end in, the name of the metal is made to end in, the name of the metal is made to end in, to end in ic, ic, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, नाइट्रिक, कार्बोनिक। नोटिस किया आपने? हर एसिड का नाम ऐसे ही इक्सबोरिक, इक से एंड होता है। तो फेरिक अलग हो गया, फेरिक तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर के कारण फेरस और फेरिक मिला है। हम एसिड की बात कर रहे हैं कि हर एसिड का नाम कार्बोनिक, है ना, सिट्रिक, एसिटिक, इक से एंड हो रहा है। तो यहां भी अपन मेटल के नाम को इक से एंड कराएंगे, समझ रहे क्या? चलिए, लिखना है एक एग्जांपल, इज मेड टू एंड इन इक फॉलोड बाय द वर्ड एसिड। हम एसिड भी लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सिर्फ सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक बोल के थोड़ा बंद हो जाते हैं, एसिड भी बताते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय द वर्ड एसिड। चलिए एक एग्जांपल लिखेंगे, H4 PT, PT मतलब प्लैटिनम, CN6। चलिए इसका नाम लिखिए, ट्राई करो उसका नाम।
H4PtCN6। अब एक और चीज समझना है इसमें ना, H को लिखने की जरूरत नहीं है, सुन रहे हैं क्या? क्योंकि उसके लिए तो आप एसिड वर्ड वैसे ही पीछे लगा रहे हो, समझ रहे हैं ना? तो आप सीधा कैसे स्टार्ट करोगे इसको? हेक्सासाइनो प्लैटिनिक एसिड, बट अभी अपन वो भूल गए हैं, रोमन नंबर। प्लैटिनिक के बाद रोमन नंबर भी लगाओगे ना, तो अब कंप्लीट नाम बताओ मुझे रोमन नंबर लगाने के बाद। हेक्सा अगेन एच स्मॉल, हेक्सासाइनो प्लैटिनिक एसिड। पर प्लैटिनिक और एसिड के बीच में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा, वो क्या आएगा बताओ मुझे? एंड हेक्सा का एच स्टार्ट विद स्मॉल लेटर है ना? हाँ, 2 आएगा। देखो ये +4 इधर से आया होगा -4 बन के, -4 और ये -6 इधर, और ये x उधर जाएगा तो +6 -4 +2। तो प्लैटिनिक के बाद आपको 2 लिखना है, फॉलोड बाय द वर्ड, इसलिए H नहीं लिखना, हाइड्रोजन नहीं आएगा सामने, है ना? तो एसिड इटसेल्फ सेज कि उसका कैटायन पॉजिटिव है, तो हमको जरूरत नहीं है हाइड्रो लगाने की। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं। ये रूल्स को एक बार रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे। ठीक है, मैं सारे नाम लिखते चलूंगा यहाँ पे, फॉर्मूले आप लोग फटाफट उसके नाम लिखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ हाँ।